जैसा कि हम लोग जय पराक्रम के बारे में स्टडी कर रहे थे, चैप्टर का नाम था, जिसमें हम लोग पोषण और श्वसन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आज हम लोग परिवहन के बारे में जानेंगे। ठीक है, परिवहन क्या होता है पहले तो ये समझेंगे। परिवहन का मतलब होता क्या है कि हम लोगों के शरीर में जो भी खाद्य सामग्री, ठीक है, जो भी खाद्य पदार्थ होता है वो सब क्या होता है कि कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है, और फिर उस कोशिका से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है फिर उसको बाहर निकालने में काम करता है। उसी को हम लोग परिवहन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ खाते पीते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि सारा कोशिका में जाकर सारा कोशिका के साथ मिलता है। एक और चीज़ बोल सकते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन क्या होता है कि पूरा हर एक कोशिका में पहुंचता है। ठीक है, अब वहाँ से ऑक्सीजन हर एक कोशिका में पहुंचता है, अब वहाँ से फिर कोशिका के साथ अभिक्रिया करके फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है हम लोग के शरीर से फिर से बाहर निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। ये सब क्या है, परिवहन है। तो ऐसे डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। परिवहन का डिफिनीशन क्या होता है, शरीर में किसी भी उपयोगी पदार्थ को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। सिंपल है कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया को शरीर में कोई भी पदार्थ, कोई भी उपयोगी पदार्थ है, उसको एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, परिवहन कहते हैं। ठीक है, अब परिवहन तंत्र क्या होता है, जो वैसा परिवहन जो परिवहन में जो अंग यूज होता है वो सब के सब क्या है, परिवहन तंत्र है। जैसे शरीर में विभिन्न कोशिकाओं तक जिस अंग से खाद्य पदार्थ क्या होता है, खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। मतलब खाद्य पदार्थ मतलब क्या, जो हम लोग भोजन खाते हैं, ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है कि खाद्य पदार्थ का जो परिवहन होता है या निष्कासन होता है, या तो परिवहन होता है एक जब खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक कोशिका के पास जाता है, फिर उसके बाद फिर से निष्कासन होता है, मतलब बाहर निकलता है। तो ये सब जितना भी इसमें अंग यूज होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब है कि पौधे में परिवहन, तो पौधे में परिवहन दो टाइप से होता है। तो एक कोशिकीय पौधे में परिवहन विसरण द्वारा होता है। एक तो पहले पता होना चाहिए, जो एक कोशिकीय, जो एक जिस ऐसा जीव जिसके पास, ऐसा पौधा जिसके पास एक ही कोशिका है, ठीक है, उसमें परिवहन कैसे होता है, विसरण। विसरण मतलब क्या, फैलाव के द्वारा होता है। ठीक है, फैलाव मतलब क्या, विसरण मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है, फैल करके उसमें परिवहन होता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होता है, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव में परिवहन दो विशेष अंग होता है। किसमें, पौधा में। एक होता है फ्लोएम और दूसरा होता है जाइलम। हम फ्लोएम और जाइलम के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों का काम क्या होता है परिवहन। फ्लोएम का काम क्या होता है कि यह पौधे के हरे भरे भाग में पदार्थों को पहुंचाने के कार्य करता है। क्या करता है, यह पौधे के हरे भरे भाग में पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है। अब होता क्या है ना फ्लोएम, कि जब खाना बना लेता है तो क्या होता है कि कोई भी पेड़ पौधा सूरज के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है। जब भोजन बनाता है तो वो भोजन क्या होता है कि उसके पूरा शरीर में पहुंचाना पड़ेगा। अब जो पौधा है तो पौधा के हर एक शरीर में पहुंचाना पड़ेगा, इसलिए सिर्फ क्या होता है, जहाँ ये मान लो कि ये पौधा है, वृक्ष है, वृक्ष में जो पत्तियाँ होता है वहीं पर सिर्फ अभी क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है पेड़ पौधा, जहाँ पे उसका पत्ती होता है। लेकिन और सब तो अपना भोजन नहीं बनाता है ना, और भी जितना भी डंडी वगैरह हो गया, सब ये हो गया, तो ये सब क्या होता है कि अपना भोजन नहीं बनाता है। तो ये जो भोजन बनाता है तो उसको क्या होता है, यहाँ से भोजन बनाने के बाद क्या होता है, पूरा बॉडी में पहुँचाना पड़ता है। तो पूरा बॉडी में पहुँचाने का काम किसका रहता है, तो फ्लोएम का काम रहता है। ठीक है, वैसे ही जाइलम होता है। जाइलम में होता क्या है कि जो भी खनिज वगैरह होता है, जल खनिज जो जमीन के अंदर होता है, उसको लेकर पत्ती तक पहुंचाने का, जो कि लीव होता है पेड़ का, जो पत्ती होता है उसके वहाँ तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, जो भी खनिज और जल क्या होता है, खनिज और जल की जरूरत होता है क्या करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए खनिज और जल की आवश्यकता है। तो खनिज और जल कहाँ से मिलता है, जमीन के अंदर से। जहाँ तक इसका जो पेड़ का जो रूट होता है, जड़ होता है, वो क्या करता है, खनिज और जल को कहाँ तक पहुँचाता है, पत्तियों तक पहुँचाता है। पत्तियों तक पहुँचा कर वहाँ से क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होता है। तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, तो वो कौन करता है, सारा खनिज और जल पहुँचाने का काम कौन करता है, तो जाइलम करता है। जाइलम किसको क्या करता है, जड़ से खनिज और जल पहुँचाने में मदद करता है। अब होता है संवहन बंडल। संवहन बंडल क्या होता है, जाइलम फ्लोएम जब जल
एवं खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण एक अंग से दूसरे अंग तक करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन बंडल। संवहन बंडल क्या होता है, जब जाइलम और फ्लोएम जब एक जगह से दूसरी जगह कोई भी खाद्य पदार्थ या जल को हस्तांतरण करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, एक अंग से दूसरे अंग तक, उसी को हम लोग बोलते हैं संवहन बंडल कहते हैं। अब यहाँ पर हस्तांतरण का मतलब दिया हुआ है। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है, जिस विधि द्वारा पौधे में जल, खनिज, लवण एवं खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। होता क्या है कि जल, खनिज, लवण ये सब जो होता है खाद्य पदार्थ होता है, ये क्या होता है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो पहुंचाया जाता है तो इस विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हस्तांतरण कहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो भी खाद्य पदार्थ पहुंचाया जाता है, तो ये जो विधि होता है पहुंचाने का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हस्तांतरण कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है कि जाइलम का कोशिका होता है, ये 9th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो जाइलम का कोशिका होता है वो मृत होता है, मरा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन जो फ्लोएम का जो कोशिका होता है वो क्या होता है, जीवित होता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो जाइलम का कोशिका होता है वो मृत होता है, ये 9th क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं। फ्लोएम का कोशिका क्या होता है, जीवित होता है। इसमें क्या होता है, जाइलम के जल और घुलित खनिज, जो भी खनिज होता है, और जल में जो भी खनिज घुला हुआ रहता है, लवण वगैरह, वो क्या होता है, हस्तांतरण करता है। मतलब क्या करता है, जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने में मदद करता है। फ्लोएम का काम क्या होता है, खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण करना। मतलब जो खाद्य पदार्थ बन जाता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाता है, तो भोजन तो उसका बन गया, अब उस भोजन को पूरा शरीर में पहुंचाना, ठीक है, विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, ये क्या कहलाता है, फ्लोएम कहलाता है। अब एक चीज़ दिया हुआ है, पौधों में जो होता है पदार्थों का परिवहन दो प्रकार से होता है, एक होता है हस्तांतरण और दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे हस्तांतरण के बारे में। हस्तांतरण क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। हस्तांतरण होता है कि इस विधि द्वारा घुलित पदार्थ मतलब क्या होता है, जो जल में पदार्थ घुला हुआ रहता है, ठीक है, संचालन एक अंग से दूसरे अंग तक होता है। तो हस्तांतरण में क्या होता है, जो भी घुलित पदार्थ होता है वो क्या होता है, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने में काम करता है, ठीक है। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि इस विधि के द्वारा जल पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में निकलकर हवा में मिल जाता है एवं इसके साथ साथ अवशोषित जल को जाइलम द्वारा हस्तांतरण होता है। देखो सबसे पहला काम क्या होता है कि जब भी जाइलम वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ये पेड़ पौधे से क्या होता है कि एक पानी जो होता है वो क्या होता है, जो जल होता है वो वाष्प बन के बाहर निकलता है, किससे, उसके पत्तियों द्वारा, जो कि हम लोग पढ़े थे इसके साथ पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे, जो कि स्टोमोटा होता है, ठीक है, रंध्र होता है, जो पत्ती में जो रंध्र होता है, तो रंध्र से क्या होता है, वहाँ से वाष्प बन के जल जो होता है वाष्प बन के बाहर निकलता है, ठीक है। और बाहर निकल के वही क्या होता है, वायुमंडल में चला जाता है। इसके साथ साथ अवशोषित जल, जो मान लो जो पेड़ पौधा है कुछ तो जल अवशोषित करके भी रखता है ना, तो जल जाइलम द्वारा हस्तांतरण होता है, तो वो जो अवशोषित होता है, मान लो जो जड़ है, ये पेड़ का जड़ मान लीजिए, ये क्या करता है, नीचे में जो जल होता है उसको क्या करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित करके जाइलम द्वारा क्या करता है, पत्तियों तक पहुँचाता है। जैसे कि यहाँ पर पेड़ पौधा हो गया तो इसके जड़ में क्या हुआ, पहले अवशोषित कर लिया जल को अवशोषित करके यहाँ से होते हुए क्या करता है, इसके पत्तियों तक पहुँचा देता है, यहाँ पर जो पत्ती वगैरह रहेगा इसको पत्ती तक पहुँचाएगा। तो ये काम करता है जो वाष्पोत्सर्जन में, ये दो क्रिया होता है, ठीक है। अब थोड़ा जान लेते हैं मूल दाब क्या होता है। तो देखो मूल दाब क्या होता है, जाइलम वाहिका द्वारा जल का विसरित किया जाता है तो एक प्रकार का दाब उत्पन्न होता है जिसे मूल दाब कहते हैं। देखो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो होता क्या है ना, जैसे कि ये जड़ है, मान लो कि ये पेड़ है, पेड़ का क्या है, ये जड़ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मान लो टहनी है, यहाँ पे पत्ती लगी हुई है, ठीक है। अब काम क्या है कि यहाँ का जो जल है इसको अवशोषित करके यहाँ तक पहुँचाना। तो भाई जल अपने आप तो नहीं जाएगा ना वहाँ तक, कुछ तो क्रिया होना चाहिए ना जाने का, अब यहाँ से यहाँ प्रोसेस तो होना चाहिए जाने का। तो ये क्या होता है, एक मूल दाब होता है, ठीक है। ये एक मूल दाब होता है कि यहाँ का जो जल अवशोषित करता है, ये इसका प्रेशर यहाँ पर क्या होता है,
ज़्यादा होने के चलते यहाँ से क्या करता है, यहाँ प्रेशर यहाँ ऊपर की तरफ पानी को ठेल देता है, ठीक है, पानी को दबाव देता है। तो ये क्या होता है, प्रेशराइज होकर ऊपर में जाना शुरू करता है। तो एक एक स्टेप कर करके ऊपर जाता है, ठीक है, ऐसे कर करके। तो एक एक स्टेप ऊपर जाते 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 यहाँ तक पत्तियों तक पहुँच जाता है पानी। जैसे पानी पत्ती तक पहुँच जाएगा तब जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, ठीक है। तो मूल दाब वही चीज़ होता है जो कि यहाँ से प्रेशर लगा के क्या करते हैं, जो जल होता है उसको ऊपर तक पहुँचाने में मदद करता है, सिंपल लैंग्वेज में। अब जान लेते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो अभी हम लोग देखिए कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। जब पेड़ पौधे अपने वायवीय भागों से मूल रोम तथा घरों द्वारा जल को बाहर निकालते हैं, वह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वही जो मूल रोम होता है, ठीक है, जो ये मतलब पत्ती में क्या होता है, पत्ती में यहाँ पर क्या होता है, रंध्र होता है, ठीक है। यहाँ पर ही क्या होता है, मूल रोम होता है जो कि यहाँ से पानी बाहर निकालने में मदद करता है। जल की प्रक्रिया मतलब जल को वाष्प में बदल के यहाँ से बाहर निकालने का काम करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण होता है। तो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो भोजन बनता है, ठीक है, जो पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन बनाता है, उसको हम लोग उस जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जब पेड़ पौधे एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थ जल के घोल के साथ, किसके साथ, उसमें जल रहता है, जल के घोल के साथ जो खाद्य पदार्थ जो भोजन बनता है उसके जल के में पहले घुल जाता है, ठीक है, जल के घोल के साथ वह पदार्थों का हस्तांतरण करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। ये कैसा होता है, चलनी नालिकाएं खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण के लिए महत्वपूर्ण है। जो चलनी नालिकाएं खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण के लिए महत्वपूर्ण है। होता क्या है ना कि चलनी टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ बना उसको चलनी टाइप के स्ट्रक्चर से क्या होता है, छान के एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है, ठीक है। कुछ खाद्य पदार्थ स्थानांतरण अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर होता है। अब देखो सांद्रता मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मान लो कि कोई भी पदार्थ होता है, जब यहाँ पर इसका कण का मात्रा ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर जो है कण का मात्रा कम रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सांद्र कम है, यहाँ पर सांद्र क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ से क्या होता है, यहाँ का कण जहाँ कम रहता है वहाँ पे जाना शुरू कर देता है। तो वैसे ही क्या होता है, खाद्य पदार्थ जो होता है वैसे इसका स्थानांतरण होता है कि यहाँ पे जहाँ पे मान लो कि यहाँ पर पत्ती है, तो पत्ती के पास तो भोजन बनाया, तो यहाँ पर क्या होगा, कण का मात्रा, इस पदार्थ में कण का मात्रा ज़्यादा रहेगा, और जैसे जैसे नीचे तरफ जाएगा तो नीचे का पदार्थ में जो कण रहेगा उसका मात्रा कम रहेगा। इसीलिए यहाँ से जो कण होता है, जो पदार्थ होता है, यहाँ से मूव करके यहाँ पे चलना शुरू कर देता है। तो इसी की तरह से क्या होता है, पूरा बॉडी में पहुँच जाता है, पूरा इसका अंग में पहुँच जाता है, जो पेड़ पौधा का अंग होता है। तो इसी को हम लोग स्थानांतरण कहते हैं। तो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण मतलब हम लोग समझे। अब दूसरा है कि एक दिशीय परिवहन क्या होता है। एक दिशीय परिवहन उसको कहते हैं वैसा परिवहन जिसमें जल एवं खनिज लवणों का परिवहन ऊपर की ओर होता है। क्या होता है, ऊपर की ओर। जल और खनिज होता है, हम लोग पता है जल और खनिज कहाँ से मिलता है, तो जड़ से मिलता है, पेड़ के जड़ों से मिलता है। तो ये क्या होता है, नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो इसीलिए इसको लिखा गया है कि इसका परिवहन क्या होता है, ऊपर की ओर होता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है, सिर्फ एक ही दिशा में जाता है, ऊपर की तरफ। तो इसी को हम लोग इसको बोलते हैं एक दिशीय परिवहन। द्विदिशीय परिवहन क्या होता है, तो वैसे परिवहन जिसमें खाद्य पदार्थ का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं त्रिदेशीय परिवहन। अब ये कैसे होता है, खाद्य पदार्थ का परिवहन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी कैसे होता है। मान लो यहाँ पर थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करना है, ठीक है। यहाँ मान लो कि पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ जो होगा इसका क्या होगा, बहुत सारा डाढ़ी निकला रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, पत्ती रहेगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर पत्ती रहेगा, बहुत भी ऊपर चले जाते हैं। अब देखो जो नीचे वाला इसका यहाँ पर भी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, तो जो यहाँ पे खाद्य पदार्थ बनेगा तो ये क्या होगा, कुछ नीचे जाएगा, कुछ ऊपर भी बह जाएगा। अब यहाँ पर भी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो इसमें से भी कुछ ऊपर जाएगा, कुछ नीचे आएगा।
इसमें क्या होता है, दोनों तरफ होता है, खाद्य पदार्थ का परिवहन ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, द्विदिशीय परिवहन कहते हैं। अब ये था पेड़ पौधे में परिवहन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जाने, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बात, जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। तो जंतुओं में परिवहन के लिए तो देखो, जो उच्च जाति का जंतु होता है, जैसे कि हम लोग हो गए, जो बड़ा बड़ा जीव जंतु हो गया, अब उन लोगों में एक महत्वपूर्ण परिवहन तंत्र होता है। महत्वपूर्ण परिवहन तंत्र क्या क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं रुधिर होता है। रुधिर मतलब क्या होता है, रक्त, जो ब्लड हम लोग बोलते हैं, रुधिर को रक्त बोलते हैं। हृदय होता है, हम लोग पता है हार्ट होता है। तो ये सब क्या होता है, रक्त परिवहन होगा, मतलब एक जगह से रक्त को दूसरी जगह ले जाने के लिए जो नली रहता है उसको हम लोग रक्त परिवहन कहते हैं। तो ये सब पाया जाता है जो हाई लेवल, जो क्या होता है, उच्च श्रेणी के जो जीव जंतु होते हैं, उन लोगों में ये सब जंतुओं में परिवहन तंत्र पाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जानेंगे कि जो ये रक्त होता है, जो हम लोग रुधिर भी बोलते हैं इसको, तो जो रक्त होता है, तो ये जो रक्त होता है हम लोग के शरीर में, अगर हम लोग अपना शरीर का बात करेंगे तो ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है, एक होता है प्लाज्मा के टर्म में रहता है जो रक्त होता है, एक होता है प्लाज्मा के टर्म में रहता है, जो कि कौन सा, ये तरल अवस्था में रहता है। कौन सा अवस्था में, तो तरल अवस्था। तरल मतलब क्या, थोड़ा चिपचिपा सा मतलब द्रव टाइप का, ठीक है। तो ये प्लाज्मा रहता है। तो रक्त एक टाइप है प्लाज्मा, और दूसरा टाइप होता है ठोस, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ठोस होता है, ठीक। तो ठोस में तीन चीज़ आता है। ठोस में क्या क्या आता है, जैसे रक्त में एक तरल होता है, एक ठोस होता है। थोड़ा सा अच्छे से समझना है। मान लो ये रक्त हो गया, ठीक है। तो रक्त का दो पार्ट होता है, एक होता है तरल, दूसरा होता है ठोस, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ठोस होता है। तो जो तरल पार्ट होता है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। जो ठोस पार्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है कि लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका और रक्त पट्टिकांग। तो ठोस में तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा, लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका और रक्त पट्टिकांग। ये तीन प्रकार का होता है। तरल में सिर्फ प्लाज्मा होता है। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे प्लाज्मा सीरम के बारे में। प्लाज्मा सीरम क्या होता है, प्लाज्मा तो समझ में आ गया। प्लाज्मा क्या होता है, जो रक्त में तरल पदार्थ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। अब प्लाज्मा सीरम क्या होता है, देखो, जो ये प्लाज्मा में जो होता है ना, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन है, ठीक है। फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा। तो फाइब्रिनोजेन क्या होता है, तो फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन का, जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है उसी का पार्ट होता है फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन जो होता है प्लाज्मा में, उसको अगर प्लाज्मा से अलग कर दिया जाता है, जब फाइब्रिनोजेन को प्लाज्मा से अलग कर दिया जाता है, तब प्लाज्मा का जो शेष भाग बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सीरम। उसी को प्लाज्मा सीरम बोलते हैं। और उसको या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा, मतलब फाइब्रिनोजेन उसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है रहित प्लाज्मा सीरम कहते हैं। तो प्लाज्मा सीरम किसको कहते हैं, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को अलग कर दिया जाता है, तो तब जाकर जो प्लाज्मा का शेष भाग बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सीरम कहते हैं। इस बात को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, तो प्लाज्मा का तरल पदार्थ के बारे में जान गए। अब जो रक्त होता है, रक्त का ठोस पदार्थ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें लाल रक्त कोशिका। तो लाल रक्त कोशिका कैसा होता है, एक तो पहले ठोस पदार्थ होता है, ये सबसे पहले ये ध्यान में रखना। तो लाल रक्त कोशिका क्या होता है, तो लाल रक्त कोशिका एक विशेष प्रकार का प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो लाल रक्त कोशिका में क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। प्रोटीन में क्या है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके वजह से इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। जिसके वजह से हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। लाल हम लोग को दिखाई देता है। अगर इसमें क्या होता है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन का वाहक भी इसको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको, ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है इसको ऑक्सीजन का भी वाहक कहा जाता है। यह रक्त श्वसन गैसों का परिवहन भी करता है। तो ये रक्त किस काम में आता है, जो सांस लेते हैं तो उसका परिवहन, मतलब सांस जब लेते हैं तो एक जगह से दूसरे
कोशिका तक पहुंचाने में जो मदद करता है उस सांस को कौन मदद करता है? तो जो लाल रक्त कोशिका होता है वही मदद करता है एक जगह से दूसरी जगह हम लोग के सांस को शरीर में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अभी भी हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग की जितना भी कोशिका होता है शरीर में, हम लोग को पता है कि कोशिका की मात्रा बहुत ज़्यादा हम लोग के शरीर में होता है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करता है कौन? लाल रक्त कोशिका करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म आता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो होता क्या है ना, जब जो लाल रक्त कोशिका में जो हीमोग्लोबिन होता है, जब सांस लेते हैं तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग शरीर में ऑक्सीजन जाता है, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? संयोग कर लेता है। ऑक्सीजन के साथ जब मिल जाता है हीमोग्लोबिन, जब लाल रक्त कोशिका में जो हीमोग्लोबिन होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो मिलने पर क्या बनता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो उससे मिलने से क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो जब लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन जो होता है श्वसन के टाइम जब हम लोग शरीर में अपना शरीर का अंदर ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? संयोग कर लेता है, उसके साथ मिल जाता है और मिलने से क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी के बारे में जानेंगे तो अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है कि जब लाल रक्त कोशिका में उपस्थित हीमोग्लोबिन जब कार्बन यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करता है। तो होता क्या है ना कि जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है? लाल रक्त कोशिका के साथ मिल के सारा सेल तक पहुंचाता है। जैसे सब सारा सेल इसको ले लेता है तो फिर जब सारा सेल का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कन्वर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है? हीमोग्लोबिन संयोग कर लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन मिलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन मिलता है तो क्या बना रहता है? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस बात को भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आते हैं अब कुछ जानते हैं श्वेत रक्त कोशिका क्या होता है। तो श्वेत रक्त कोशिका ये भी क्या होता है? रक्त का ही पार्ट होता है, लेकिन ये श्वेत होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो ये क्या है कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अब एक और चीज़ जान लेते हैं, जो यहाँ पर हम लोग लाल रक्त कोशिका पढ़े तो लाल रक्त कोशिका क्या होता है? न्यूक्लियस। लाल रक्त कोशिका का न्यूक्लियस नहीं होता है, लाल रक्त कोशिका का न्यूक्लियस नहीं होता। अब हम लोग सोचेंगे न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस हम लोग जब पढ़ते हैं सेल के बारे में, जो 9th क्लास में हम लोग सेल चैप्टर पढ़ना होता है उसमें हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं कि बीच में क्या होता है? सेल का न्यूक्लियस रहता है। उसके बाद क्या होता है कि कोशिका द्रव रहता है बीच में। उसके बाद क्या होता है? कोशिका झिल्ली रहता है। ये सब हम लोग स्टडी किए थे कौन सा क्लास में? 9th क्लास में। तो ये क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा भी कोशिका होता है जिसका न्यूक्लियस नहीं होता है। तो वैसे ही जो रेड ब्लड सेल होता है उसका क्या होता है? कोशिका नहीं होता है। ठीक है, लेकिन श्वेत रक्त कोशिका होता है उसका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसके पास न्यूक्लियस होता है, इसका निश्चित आकार लेकिन नहीं होता है। अब क्या होता है? इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि श्वेत रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या होता है? ये रंगहीन होता है। इसी वजह से इसको कोई रंग नहीं होता है, इसलिए इसको श्वेत हम लोग को दिखाई देता है। इसका रंग नहीं होने का कारण क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि श्वेत रक्त कोशिका रंगहीन क्यों होता है? किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब इसका जो ठोस पदार्थ हम लोग पढ़े थे रक्त का, अब तीसरा इसमें क्या है? रक्त पट्टी कानून। पट्टी कानून क्या होता है? रक्त पट्टी कानून क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट। ठीक है, रक्त के जमाने में मदद करता है। ये क्या करता है? रक्त को जमाने में मदद करता है। इसे और किस नाम से जानते हैं? विबाणु या थ्रोबोसाइटस भी कहते हैं। या तो विबाणु या थ्रोबोसाइटस भी कहते हैं। तो ये रक्त जमाने का मतलब क्या है? हम लोग कभी कभी देखते हैं क्या होता है कि हम लोग कुछ कहीं पर कट जाता है, फूट जाता है, तो उसमें क्या होता है? ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, मतलब रक्त बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो रक्त बाहर निकलते गया तो आदमी क्या होगा? मर जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम लोग शरीर में ऑटोमेटिक ऐसा चीज़ है जो कि शरीर का होता है, यहाँ पर रक्त पट्टी कानून बन जाता है। ठीक है, थ्रोबोसाइटस बन जाता है, जिसको वजह से वहाँ पर ब्लड क्या होता है? जम जाता है। जमने की वजह से क्या होता है कि रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है, खून बाहर हम लोग को निकलना बंद हो जाता है, जिससे हम लोग खतरा खत्म हो जाता है।
तो जितना हम लोग जानेंगे ब्लड के बारे में, ठीक है, मतलब रक्त के बारे में जाए तो रक्त हम लोग दो प्रकार का देखे, एक तरल देखे, एक ठोस देखे। तरल में क्या था, तो तरल में प्लाज्मा था, और ठोस में क्या 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 था, तो लाल रक्त कोशिका था और श्वेत रक्त कोशिका पढ़े, और रक्त पट्टिकाणु के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग जानेंगे मनुष्य के हृदय के बारे में। तो मनुष्य का हृदय कैसा होता है, उसका संरचना कैसा होता है, उसके बारे में जानेंगे। लोग तो ऐसे बहुत आप लोग देखते होंगे कि दिल का चित्र ऐसा लोग बना देता है कुछ इस प्रकार करके, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा पूरी तरह से होता नहीं है। अगर बुक हम लोग देखेंगे तो हृदय का डायग्राम लाइक ऐसा होगा, ये यही हम लोग का हृदय पार्ट, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि पीछे से क्या होता है, तिकोना होता है, पीछे से क्या होता है, मतलब पतला होता है, आगे से ये चौड़ा होता है, ठीक है। ये आगे वाला पार्ट है तो आगे से चौड़ा होता है, पीछे से ये ऐसे कोना टाइप का होता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखना। अब आते हैं जानते हैं हृदय के बारे में। तो सबसे पहले हृदय के बारे में बताया गया कि हृदय होता कैसे होता है। ये एक बहुत कोमल मसल संरचना होती है। कैसा होता है, बहुत कोमल मसल मतलब क्या कि मसल से बना हुआ, ठीक है, मांस से बना हुआ। तो मसल कोमल संरचना होती है, ठीक है, जो वक्ष गुहा के बीच में, किसके बीच में, तो वक्ष गुहा के बीच में, पसलियों के बीच, पसलियों के नीचे, कितना, पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच में, हम लोग फेफड़ा जो होता है शरीर के, उसके बीच में ये पाया जाता है। तो अभी हम लोग फेफड़ा के बारे में भी शायद पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे ना फेफड़ा के बारे में। जो फेफड़ा होता है उसके बीच में, मान लो ये दो फेफड़ा है हम लोग शरीर का, इसके जो बीच होता है तो इसके बीच में कहाँ मनुष्य का हृदय रहता है, ठीक है। यह हृदय पेशियों का बना होता है। किसका बना होता है, एक हम लोग पेशी के बारे में पढ़ते हैं, पेशी कोशिका के बारे में, उत्तक के बारे में, पेशी उत्तक के बारे में हम लोग क्लास 9 में पढ़ते। तो उसी में एक हृदय पेशी आता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग उसी के बना हुआ रहता है। ये पंप की तरह रक्त का परिसंचरण करता है। तो ये कैसा काम करता है, पंप की तरह, मतलब क्या करता है कि यहाँ से जो हम लोग का हृदय होता है, यहाँ से क्या होता है कि सांस सारे जगह बॉडी में पहुँचाया जाता है, ठीक है। यहाँ से पंप की तरह पूरा शरीर में हम लोग जो सांस रहता है, जो ऑक्सीजन रहता है, पूरा शरीर में हम लोग को पहुँचाया जाता है। तो रक्त और कैसे पहुँचाया जाता है, रक्त के थ्रू पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो हृदय का संरचना, अभी हम लोग हृदय का संरचना ही देख रहे थे। हृदय का आकार क्या होता है, तिकोना होता है। तिकोना मतलब वही हो गया कि ऊपर से पतला, नीचे से ऐसे तिरछा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं तिकोना। इसका चौड़ा वाला भाग क्या आगे होता है, मतलब ये जो चौड़ा वाला भाग है क्या होता है, आगे होता है, और पिछला वाला भाग क्या होता है, संकरा होता है, मतलब ऐसे कोना टाइप का होता है, ठीक है। यह बाई तरफ झुका हुआ रहता है, मतलब ये थोड़ा बाई तरफ झुका रहता है। बाएं की तरफ मतलब क्या, ऐसे कुछ करके ऐसे झुका हुआ रहता है, ठीक है। हृदय के संरचना के बारे में जाने। हृदय आवरण, हृदय आवरण या इसको बोले पेरिकॉर्डियम, ठीक है। तो पेरिकॉर्डियम क्या होता है, हृदय आवरण या पेरिकॉर्डियम, इस क्या होता है, जब हृदय पेरिकॉर्डियम एक दोहरी झिल्ली के अंदर ढका रहता है, जिसे हृदय आवरण, ठीक है, हृदय आवरण कहते हैं या पेरिकॉर्डियम कहते हैं। तो पेरिकॉर्डियम किसको कहते हैं, जो हम लोग जो ये हृदय होता है, तो हृदय क्या होता है, ये दो झिल्ली से ढका हुआ रहता है। अब झिल्ली का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल में जो झिल्ली होता है उसी टाइप का ये भी झिल्ली होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, दो झिल्ली से ढका हुआ रहता है। तो ये झिल्ली से ढका हुआ क्यों रहता है, तो इसका कारण रहता है, झिल्ली से ढका हुआ रहने की वजह से क्या होता है, जब भी हृदय काम करता है, ठीक है, क्या होता है, जब हम लोग बीट चलता है ना, हार्ट बीट हम लोग को पता है कि हार्ट बीट क्या होता है, हमेशा ऊपर नीचे ऐसे करते रहता है, चलते रहता है हार्ट बीट। तो हार्ट बीट जब चलता है उससे जो घर्षण होता है, तो घर्षण होने की वजह से हृदय पर कोई नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए क्या उसके ऊपर दो झिल्ली लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो झिल्ली की वजह से हृदय पर कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो पेरिकॉर्डियम गुहा किसको कहते हैं, तो पेरिकॉर्डियम गुहा उसको कहते हैं, मैं भी बोला ना कि यह क्या होता है, जो हृदय होता है दो झिल्ली से ढका हुआ रहता है।
मान लो कि ये हृदय है, मतलब एग्जैक्ट हम फिगर नहीं बना रहे, मान लो कि ये हृदय है, इसका दो झिल्ली ऐसे है, पहला झिल्ली ये हो गया, इसका दूसरा झिल्ली ये हो गया। तो ये जो पहला और दूसरा झिल्ली है, इसके बीच में जो स्थान बचता है, इसके बीच में जो स्थान बचता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्डियम, पेरिकॉन्डियल गुहा। इसी को क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्डियल गुहा। इसके बीच में जो द्रव रहता है, पानी जैसा टाइप रहता है, तो इसमें बीच में जो द्रव रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्डियल द्रव, द्रव बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पेरिकॉन्डियल द्रव बोलते हैं। ये बात समझ में आया। अब देखो हृदय में जो होता है, तो हृदय में 4 वेसम होता है, 4 वेस्म होता है। 4 वेस्म मतलब क्या होता है, चेम्बर, मतलब जो 4 पार्टों में बटा हुआ है। जो मनुष्य का हृदय होता है वो 4 पार्टों में बटा हुआ है। जैसे बहुत सारे जंतु ऐसा भी मिलेगा जिसका 2 ही वेस्म होता है, लेकिन ये क्या आता है, मनुष्य का 4 वेस्म होता है। उस 4 वेस्म में मतलब देखो हम जैसे डायग्राम में अगर दिखाते हैं हृदय का डायग्राम, देखो यहाँ से जो होता है, यहाँ पे ये एक पार्ट हो गया, इधर इधर यहाँ में पेन पर ध्यान देना, ये एक पार्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट में एक, ये दूसरा हो गया, ये यहाँ पे तीसरा हो गया। ये 4 पार्ट में बटा हुआ रहता है, चारों में कुछ अलग अलग प्रकार का काम होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 4 वेस्ट में। तो हृदय जो हम लोग का होता है उस 4 वेस्ट में से बना हुआ है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य का हृदय में कितना वेस्ट में होता है, तो 4 वेस्ट में होता है। ठीक है, इस बात को समझ में आया। अब देखो 4 विस्मय में देख कैसे कैसे होता है, तो दाया और बाया अलिंद, 2 विस्मय को हम लोग क्या बोलेंगे, दाया और बाया अलिंद। और फिर 2 होता है जो कि दाया और बाया निलय, दूसरा क्या होता है, दाया और बाया निलय। तो पहला होता है दाया और बाया अलिंद, और यहाँ पे तो देखो दाया और बाया अलिंद किधर होता है, तो अग्रभाग, अग्रभाग कौन सा था, तो अग्रभाग हम लोग को ऊपर वाला पड़ा था, हम लोग पता था ना कि ये वाला दाया और बाया, इसको दोनों को अलिंद बोलते हैं, अलिंद। ये दोनों को याद रखना है, जो ऊपर वाला बाल होता है मतलब आगे वाला पार्ट होता है, उसी को हम लोग अलिंद कहते हैं। तो इसको हम लोग दाएं की तरफ है, ये बाएं की तरफ है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होता है। ऐसे डायग्राम हम देखेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा बाएं, लेकिन हम लोग को अपने हृदय के बारे में सोचना है, ठीक है, उसके हिसाब से सोचना है। तो ये इधर दाएं होता है और ये इधर बाएं होता है, ठीक है। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, तो निलय बोलते हैं। तो ये तो दाएं वाला निलय हो गया, ये बाएं वाला निलय हो गया। तो ये 2 वेश में जो था, ऊपर वाला 2 वेश में को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अलिंद बोल रहे हैं। नीचे वाला 2 उसमें को मतलब पीछे वाला, इसको नीचे नहीं बोलेंगे, पीछे वाला भाग होता है, इस पीछे वाला भाग को क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। ठीक है, इस बात को समझ में आया। कुछ इसके बारे में दिया, पढ़ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। दाएं और बाएं अलिंद हृदय के चौड़े अग्रभाग, मतलब जो चौड़ा वाला पार्ट होता है, तो हम लोग देख लिए चौड़े वाला अग्रभाग नहीं होता है, ठीक है। यह दोनों एक विभाजिका या सेप्टम द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। ये जो दाएं और बाएं अलिंद होता है, ये किससे सेपरेट होता है, तो सेपरेट करने के लिए कोई तो चीज़ होना चाहिए ना, तो उसका नाम क्या है, सेप्टम, या इसको हम लोग बोलेंगे विभाजिका। इसको क्या बोलेंगे, सेप्टम या विभाजिका, या इसको एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम है, सेप्टम को और क्या कहते हैं, अंतरा अलिंद भित्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंतरा अलिंद भित्री कहते हैं। तो सेप्टम कहाँ पे है हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहले दाया और बाया अलिंद हम लोग ये दोनों देखें, ये है दाया, ये है बाया अलिंद, ठीक है। ये जो बीच में ये बना हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। इसी को और कौन सा नाम से जानते हैं, तो अंतरा अलिंद भृति, अंतरा अलिंद भृति के नाम से इसको जानते हैं। वैसे ही जो निलय होता है, और निलय जो होता है, तो ये भी, इसमें भी दाया और बाया होता है, इसमें भी दाया और बाया होता है। तो ये भी क्या होता है, एक पार्ट में बटा रहता है। तो किससे एक दूसरे से बटा हुआ रहता है, तो ये अंतरा निलय भृति से, किससे, अंतरा निलय भृति से। ये अंतरा अलिंद भृति से, और ये अंतरा निलय भृति से एक दूसरे से बटा हुआ रहता है, अलग अलग रहता है। तो इसके बारे में समझ में आया। अब कुछ और इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ, उसको देख लेते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गया। बाया अलिंद, अब क्या है कि अब यहाँ पर दिया हुआ दाया अलिंद और निलय छिद्र, दाया अलिंद निलय छिद्र। अब ये क्या होता है, दाया अलिंद निलय छिद्र। पहले दाया का मतलब क्या हो गया, दाया की तरफ दोनों, अलिंद भी और निलय भी। अब ये क्या होता है
कि इसके बीच में आप दोनों तरफ एक दाया 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 का तरफ एक अलिंद है और एक निलय है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे से अलग अलग है ना, तो वो अलग अलग जो रहता है उसके बीच में एक छिद्र होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दाया अलिंद निलय छिद्र। तो हम लोग बोलते हैं कि इसको पहले यहाँ डायग्राम में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखेंगे तो ये दाया है, ये भी दाया है, तो यहाँ पर ये दाया अलिंद है, यहाँ पे दाया निलय है। तो ये जो इसके बीच में जो यहाँ पर छिद्र होता है, इसी छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, दाया अलिंद निलय छिद्र इसको बोलते हैं। और वैसे इधर जो यहाँ इसके बीच में यहाँ पर छिद्र जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाया अलिंद निलय छिद्र, बाया अलिंद निलय छिद्र। तो अब इस बात को ध्यान में रखना। अब इसमें इसका काम क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो पाया जाता है, इसमें होता क्या है ना कि इसके जो छिद्र होता है, इसी छिद्र पर एक क्या होता है, त्रिदली कपाट पाया जाता है। क्या होता है, एक त्रिदली कपाट पाया जाता है। तो नाम याद में रखना है। जो ये छिद्र होता है, अभी हम छिद्र जो डायग्राम में दिखाए, ये छिद्र जो होता है, ये छिद्र पर क्या होता है, एक त्रिदली कपाट पाया जाता है। अब त्रिदली कपाट जो पाया जाता है, इसका काम क्या होता है, तो रक्त को दाया अलिंद से बाया निलय में जाने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। जाने से रोक देता है, जाने तो निलय में जाने तो देता है, लेकिन वापस नहीं आने देता है। देखो इससे क्या होता है कि जो दाया अलिंद है, उससे दाया निलय में रक्त को जाने देता है, लेकिन होता क्या है कि फिर निलय से अलिंद में आने नहीं देता है। मतलब जाने के लिए तो ये देता है, कौन सा, त्रिदली कपाट जो होता है ये जाने देता है। कहाँ से कहा, दाया अलिंद से दाया निलय में जाने देता है, लेकिन वहाँ से आने नहीं देता है। वैसे ही सेम टू सेम क्या होता है कि जो बाया अलिंद होता है, बाया अलिंद निलय बाया अलिंद निलय छिद्र जो होता है, वो भी उसी प्रकार से होता है, जिसे हम डायग्राम से देखते हैं अच्छे से। देखो जो ये वाला छिद्र होता है, इसमें से भी क्या होता है, जो बाया अलिंद होता है, इससे जो रक्त होता है, इससे जो पदार्थ होता है, इससे पदार्थ इसमें आता है, ठीक है। मतलब यहाँ से ऐसे इसमें आएगा, लेकिन इसमें से फिर ऊपर की तरफ जाने नहीं देगा, मतलब निलय से अलिंद में जाने नहीं देता है। यही इसके छिद्र का काम होता है। तो यहाँ पर जो छिद्र होता है, ये इसमें कौन सा कपाट लगा रहता है, तो त्रिदली कपाट लगा रहता है। लेकिन जो यहाँ पर छिद्र होता है, यहाँ पर कौन सा कपाट लगा रहता है, तो त्रिदली कपाट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दाया अलिंद निलय छिद्र में कौन सा कपाट लगा हुआ रहता है, तो त्रिदली। और इधर बोलेगा बाया अलिंद निलय छिद्र में कौन सा कपाट लगा रहता है, तो त्रिदली कपाट लगा हुआ रहता है। दोनों का नाम अलग अलग है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब हम लोग कुछ और इसमें जानकारी लेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि रक्त परिवहन तंत्र के बारे में हम लोग जाने। लेकिन मनुष्य का जो हृदय होता है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ पाया जाता है, जिसके बारे में जैसे फुसफुस होता है, तो फुसफुस के बारे में जानेंगे। फुसफुस का काम क्या होता है, शीरा होता है, तो शीरा के बारे में जानेंगे, धमनी के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानने के लिए हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।